Hello everyone, hope you all are doing well. This is Umair. Welcome to my channel, The Legal Fountain. Today we are going to start as Contract Act Series 1872, in which we will cover the whole Contract Act 1872 as well as the Sale of Goods Act 1930. So if you are new on my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so that you may not miss any update. So let's get started. तो शुरू करते हैं कॉन्ट्रैक्ट से। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली जो वर्ड है उसकी मीनिंग है मुआयदा। एग्रीमेंट को भी हम उर्दू में मुआयदा बोलते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को भी हम मुआयदा बोलते हैं, लेकिन जो लीगल सेंस में जो है कॉन्ट्रैक्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एन एग्रीमेंट। तो पहले इसकी ओरिजिन पढ़ते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कहाँ से लिया गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है बेसिकली लैटिन यानी लातीनी जो वर्ड है कॉन्ट्रैक्टस से लिया गया है कॉन्ट्रैक्ट वर्ड। और कॉन्ट्रैक्टस की मीनिंग क्या है? टू वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट, किसी मुआहदे पर काम करना। उसके बाद ये इसकी मीनिंग हो गई। उसके बाद पढ़ते हैं कि ये किस प्रिंसिपल, किस जो है रूल्स पर बेस करता है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल पेक्टा संट सर्वेंटा। अभी ये नाम थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन पेक्टा संट सर्वेंटा ये एक जो है लैटिन वर्ड है जो जिसकी मीनिंग है एग्रीमेंट्स मस्ट बी केप्ट। इसकी ये एक जो है मैक्सिम है, एक रूल है जो क्या बोलते हैं जनरल प्रिंसिपल जिसकी मीनिंग है एग्रीमेंट्स मस्ट बी कीप्ट। मतलब जो हम मुआहदा करते हैं तो उसकी जो हमें प्रोमिसेस हम करते हैं एक दूसरे से उनको निभाना चाहिए। तो इसकी ये मीनिंग है। तो ये इस प्रिंसिपल पे जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस करता है। वैसे हम एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को वैसे डेली लाइफ में हम एक ही समझते हैं, मुआहदा ही बोलते हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो उसकी डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जिसमें लीगलिटी आ जाए। और जो एग्रीमेंट है वो कई किस्म के हो सकते हैं और उसमें ज़रूरी नहीं कि लीगलिटी होनी चाहिए। तो हम इसके आर्टिकल से शुरू करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो है इसका शॉर्ट टाइटल है जिसके बारे में ये बताता है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसका नाम बताता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इसका एक्ट का नाम है। फर्स्ट जो इसका सेक्शन है वो बताता है। उसके बाद इसकी हुदूद बताता है ये कहाँ तक लागू होगा, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ द पाकिस्तान एंड इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द सितंबर 1872। तो ये पूरे पाकिस्तान में लागू होगा और ये शुरू कब से किया जाएगा? फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। मतलब ये 1872 से चलता आ रहा है, फर्स्ट सितंबर 1872 से ये लागू हुआ और पूरे पाकिस्तान में ये चल रहा है। तो इसमें बताता है कि एक्सेप्शन एक बताता है कि एनेक्टमेंट्स रिपील्ड, नथिंग हियर इन कंटेंट शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी स्टैट्यूट एक्ट और रेगुलेशन नॉट हियर बाय एक्सप्रेस्ड रिपील्ड नॉर एनी यूसेज और कस्टम ऑफ ट्रेड नॉर एनी इंसिडेंट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट नॉर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। बताता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये एक्ट किसी भी स्टैट्यूट, किसी भी एक्ट, दूसरे किसी एक्ट या किसी रूल रेगुलेशन या किसी जो है ट्रेड जो है किसी भी चीज़ से ये कंट्राडिक्ट नहीं करता, किसी के भी मुखालिफ नहीं है, किसी के भी जो है कानून की ये मुखालफत नहीं करता है। तो ये बेसिकली इसका जो है एक इंट्रोडक्शन हो गया कि कहाँ कहाँ लागू होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसकी बेसिक में। तो उसके सेकंड सेक्शन पे हम चलते हैं। सेकंड सेक्शन है इंटरप्रिटेशन क्लास। इसमें जो है कुछ सब सेक्शंस हैं इसके, उसमें कुछ डेफिनेशंस आ जाती हैं। वो ये बताता है इंटरप्रिटेशन क्लास कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कि कौन से एग्ज़ाम है कॉन्ट्रैक्ट के और कौन से जो पार्टीज़ होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और इसकी मतलब एक एक इंग्रेडिएंट जो है वो हम इस इंटरप्रिटेशन क्लास में पढ़ेंगे। तो बोलता है इन दिस एक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंसेस अनलेस अ कंट्री इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट।
तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। नंबर वन है इसमें जो इंटरप्रिटेशन क्लास का सेक्शन 2A प्रोपोजल। अब प्रोपोजल क्या होता है? When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that or other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. Proposal क्या है कि अगर एक पर्सन वो क्या करता है, अपनी जो है राय देता है, अपनी रजामंदी दिखाता है किसी काम के करने के लिए या किसी काम को रोकने के लिए, ना करने के लिए अपनी रजामंदी दिखाता है, और किसको दूसरे किसी आदमी को, और उसकी जो है उसकी वजह है उसकी असेंट लेना उस बात पर। मतलब ऐसा कोई वो काम करता है जिससे वो दूसरे बंदे की असेंट लेना चाहता है, या ऐसा कुछ काम नहीं करता है जिससे वो किसी बंदे की असेंट लेता है, तो वो जो एक्ट जो वो करता है या किसी एक्ट करने से वो बचता है, उस एक्ट को हम बोलेंगे प्रोपोजल। तो वो हो गया प्रोपोजल। अब इसको ज़्यादा मज़ीद हम क्लियर करते हैं नीचे वाली डेफिनेशन से। उसमें बताता है प्रोमिस। प्रोमिस क्या है? व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. प्रोमिस क्या है? जब एक इंसान दूसरे इंसान को प्रोपोजल भेजता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो जो है अपनी असेंट दिखा रहा है। एक बंदा दूसरे को कोई चीज़ बेचना चाह रहा है, तो उसको वो प्रपोज करेगा, ऑफ़र करेगा। तो अगर वो बंदा जिसको ये ऑफ़र करेगा, वो अगर अपनी रज़ामंदी दिखाएगा, वो असेंट अपनी देगा, तो फिर हम बोलेंगे कि ये एक प्रॉमिस हो गया। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं इधर कि एक बंदा है ए, उसने प्रपोजल जो है वो किया किसको? बी को। ए ने प्रपोजल किया बी को, ऑफ़र किया, प्रपोजल या ऑफ़र किसी चीज़ बेचने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल कार बेचने के लिए। ए ने कहा बी को कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ, और बी ने ए को जो है असेंट दी, एग्री किया कि हाँ मैं लेना चाहता हूँ। तो जब बी ने उसको अपनी असेंट दी, कंसेंट जाहिर की, तो फिर हम बोलेंगे कि ये बन गया एक प्रॉमिस, ये एक प्रॉमिस बन गया। फिर आते हैं प्रोमिजर और प्रोमिजी पर। इनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं कि प्रोमिजर कौन होता है और प्रोमिजी कौन होता है। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिजर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिजी। जो बंदा प्रॉमिस कर रहा है, अपनी जो है प्रपोजल कर रहा है दूसरे बंदे को, उसको हम बोलेंगे प्रोमिजर। अब इधर ए ने बी को क्या किया? प्रपोजल ऑफर किया, तो ए क्या बन गया? प्रोमिजर। और बी जिसने एक्सेप्ट किया, अपनी असेंट दी, कंसेंट दायर की, तो बी क्या बन गया? प्रोमिजी। या हम बोल सकते हैं कि जो है प्रोमिजर मतलब ऑफरर हो गया, या प्रोमिजी जो है उसको हम बोलेंगे ऑफरी। तो ये दो पार्टी हो गई। अगर ये दोनों नहीं होंगी, कोई भी एक नहीं होगा, तो हमारा जो है एक एग्रीमेंट नहीं बनेगा। तो हमने इसमें प्रपोजल देख लिया, प्रॉमिस देख लिया, प्रोमिजर और प्रोमिजी देख लिए। अभी नेक्स्ट नीचे आते हैं कंसीडरेशन पर। कंसीडरेशन क्या है? When at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promises to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise. अब ये डेफिनेशन से काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है कि ये क्या चीज़ है, तो ये बिल्कुल सिंपल है। डेफिनेशन सिर्फ कंफ्यूज कर रही है। इसकी मीनिंग है कंसीडरेशन क्या है। अभी हम इसमें एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि इधर क्या था, ए बी को ऑफ़र कर रहा था क्या चीज़ बेचने के लिए? कार बेचने के लिए। तो ये कार जो है ये क्या है? कंसीडरेशन है, ये है कंसीडरेशन। लेकिन ये कंसीडरेशन किसकी तरफ से है? ये कंसीडरेशन है ए की तरफ से। ये ए की तरफ से कंसीडरेशन है, मतलब जो चीज़
ऑफ़र की जा रही है उसको हम बोलेंगे कंसीडरेशन, और उसके बदले में ज़ाहिर बात है बी भी उसको कुछ देगा, तो बी जो है वो उसको कंसीडरेशन क्या देगा, मनी देगा। कितने भी मनी मतलब कितने भी पैसे हो गए, मतलब वो उसकी कंसीडरेशन होगी। तो ए की तरफ से कंसीडरेशन हो गई कार, और बी की तरफ से जो है कंसीडरेशन हो गई मनी। तो ये है कंसीडरेशन। कोई भी चीज़ हो सकती है, मिसाल एक कार दे रहा है तो बी अपनी कार उसको बेच दे, उसकी जो एक्सचेंज कर ले, तो ये भी कंसीडरेशन हो सकती है। तो कोई भी चीज़ जो हम ऑफ़र के थ्रू मतलब जिसकी एक्सचेंज करें, जिन चीज़ों को हम बेचें, तो वो हो जाएगी हमारी कंसीडरेशन। तो ये क्लियर हो गया। प्रपोजल, प्रोमिजी, प्रोमिस, प्रोमिजर एंड प्रोमिजी, उसके बाद कंसीडरेशन हो गया। अब एग्रीमेंट पे आते हैं। तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। बिल्कुल सिंपल है। एग्रीमेंट हमें पता है मुआहदा है। एग्रीमेंट कैसे बनेगा, जब ए और बी दोनों कंसीडरेशंस एक दूसरे को मतलब एक्सचेंज करके, एक ए ऑफ़र करता है, बी एक्सेप्ट करता है, फिर ए उसको कंसीडरेशन में कार दे रहा है और बी उसको कंसीडरेशन में मनी दे रहा है, तो ये क्या बन गया, एक एग्रीमेंट बन गया, एक मुआहदा बन गया। इसको हम टोटल को मिला के हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, एक एग्रीमेंट है। ये एक एग्रीमेंट बन गया। उसके बाद नीचे आता है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। Promises which form the consideration or part of the consideration for each other are called reciprocal promises. Reciprocal word की meaning होती है reciprocal। reciprocal की meaning है बाहेमी। रेसिप्रोकल मीनिंग है बाएं, मतलब दोनों तरफ से जो प्रोमिसेस हो गए, मतलब ए का क्या प्रॉमिस था बी को कि मैं तुम्हें कार दूंगा, और बी का बदले में क्या प्रॉमिस था कि मैं उसकी पेमेंट करूंगा, उसकी कंसीडरेशन में मनी दूंगा। तो ये हो गए रेसिप्रोकल, मतलब एक दूसरे के लिए, उसकी तरफ से भी प्रॉमिस हो गया, उसकी तरफ से भी प्रॉमिस हो गया, दोनों की तरफ से हो गया, तो ये बन गया रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, मतलब प्रोमिसेस फ्रॉम बोथ साइड्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा void agreement। an agreement not enforceable by law is said to be void agreement। अब हमने पहले तो एग्रीमेंट पढ़ा कि एग्रीमेंट क्या होता है, ए और बी जो थे उसका हमने एक वैलिड एग्रीमेंट देखा। अब आते हैं वाइड एग्रीमेंट पर। तो वाइड एग्रीमेंट क्या है, चलिए वाइड एग्रीमेंट को देखते हैं। वाइड एग्रीमेंट क्या चीज़ है, बेसिकली वाइड एग्रीमेंट वो होता है जिसमें ए बी को ऑफ़र कर रहा है या प्रपोज कर रहा है कि मैं आपको क्या बेचना चाहता हूँ, मोबाइल। ठीक है, ए बी को मोबाइल बेचना चाहता है, और बी जो है ये मतलब ए की कंसीडरेशन हो गई, मोबाइल कंसीडरेशन हो गई, और बी की कंसीडरेशन क्या है, बी बदले में बोल रहा है कि मैं आपको कोई ऐसी चीज़ जो इलीगल हो, जैसे कि वाइन हो गया, वाइन या ड्रग्स बोल रहे हैं, मतलब जिसकी जो है व्यापार वगैरह जिसका मना हो, तो वो चीज़ बी उसको ए को जो है कंसीडरेशन के थ्रू दे रहा है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये एक वाइड एग्रीमेंट बन गया। पहले एक तरफ से जो है कंसीडरेशन, ए की जो कंसीडरेशन है वो वैलिड है, मोबाइल एक वैलिड कंसीडरेशन, लेकिन बी की जो कंसीडरेशन है वो एक इलीगल चीज़ है। तो इलीगल चीज़ की जो एग्रीमेंट करेंगे उसको हम बोलेंगे वाइड एग्रीमेंट, जो नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। तो ये हो गया एक वाइड एग्रीमेंट, इसको बोलेंगे नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ये वाइड एग्रीमेंट इसलिए है क्योंकि ये शुरू में ही जो है वाइड बन जाता है, शुरू में इलीगल चीज़ की जो है हम एग्रीमेंट करेंगे तो ये वाइड बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट एक ही बात है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा एग्रीमेंट, जैसे हमने इधर एग्रीमेंट देखा जिसमें जो लीगल हो, जो लॉफुल हो, जिसमें जो ऑब्जेक्ट्स हों,
जैसे कार और मनी ये लॉफुल ऑब्जेक्ट्स हैं, लॉफुल कंसिडरेशंस हैं। तो जिसमें ऑब्जेक्ट्स कंसिडरेशंस जो हैं लॉफुल हो और वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो तो उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जो शुरू में तो लीगल होता है, शुरू में जो है वैलिड होता है और इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, लेकिन आगे चलकर कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको हम क्लेम नहीं कर सकते, वो इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं जो कि वॉइड है। फॉर एग्जांपल जो है ए है वो बी को घर बेचता है, तो ए उसको मतलब बी को बोलता है मैं आपको अपना घर सेल करना चाहता हूँ, और बी उसको कंसिडरेशन में क्या देता है? मनी देता है। ए कंसिडरेशन में अपना हाउस सेल करता है और बी उसको मनी देता है। फिर आगे चलकर जो है वो ए जो है वो कोर्ट चला जाता है कि जो है मेरे साथ जो है फ्रॉड किया गया है या कोई मिस रिप्रेजेंटेशन की गई है या कुछ भी, मतलब या ए को छोड़े बी को बोलते बी, क्योंकि ए सेल कर रहा है घर बी को, तो बी बोलता है कि मुझे मतलब जो प्रॉपर्टी दी गई है उसमें मेरे साथ फ्रॉड किया गया है या कोई मुझे क्लियर चीज़ें नहीं बताई गई, मिस रिप्रेजेंटेशन की गई है। तो ये एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। भले ए जो है वो एग्री कर रहा है लेकिन बी जो है वो इस चीज़ पर एग्री नहीं कर रहा और वो उसको इन्फोर्स नहीं करवाना चाहता। तो ये एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया जहाँ कोई मिस रिप्रेजेंटेशन, ये सारे क्लासेस हम जो है सेक्शंस पढ़ेंगे जिनमें पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे वॉइड बनता है, वॉइडेबल कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। फ्रॉड होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन होता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद आते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पर। अभी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये दिखने में जो भी क्लासेस हैं, जो भी सेक्शंस हैं, सब सेक्शंस, वो कंफ्यूजिंग है कि कोई एग्रीमेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई वाइड एग्रीमेंट है, कोई वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, कोई वाइड कॉन्ट्रैक्ट है। तो उसमें डिफरेंसेस हैं काफ़ी, इसमें इन सब में डिफरेंसेस हैं। तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वाइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। अभी वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, वो इन्फोर्सेबल नहीं होता उस टाइम पर, जिस टाइम पर उसको इन्फोर्सेबल होना है किसी वजह की वजह से, तो फिर उसको हम बोलेंगे वो वाइड हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया। फॉर एग्जांपल ए ऑफ सेल करता है बी को अपना हॉर्स, वो उसको ऑफर करता है कि मैं तुम्हें अपना हॉर्स सेल करूँगा। अब जिस डेट पर ए को बी को हॉर्स देना है उस डेट पर जो है हॉर्स जो है हॉर्स जो है वो मर जाता है। तो हॉर्स मर जाता है तो अब जो ऑब्जेक्ट था, जो कंसीडरेशन थी, वो तो ख़त्म हो गया। अब ना इसमें ए की गलती है ना बी की गलती है, तो वो ज़ाहिर बात है, तो उसको अब हम इन्फोर्स नहीं करा सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो अब जो है बी कोर्ट जाकर ए पर सूट फाइल नहीं कर सकता या उस पर केस नहीं कर सकता कि जो है मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको इन्फोर्स कराया जाए। तो ये हो नहीं सकता क्योंकि हॉर्स जो है वो मर चुका है और ये कॉन्ट्रैक्ट अब वॉइड हो चुका है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ये पहले तो सारी बात है ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, इसमें कोई ऐसी इलीगल चीज़ नहीं थी, लेकिन ये वॉइड बन गया क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई, इसकी वजह से। अब मेरे ख्याल से ये जो सेक्शन है सेक्शन 2 तक हम फ़िलहाल करते हैं। इसकी जो इंट्रोडक्टरी क्लास हमने पढ़ी सेक्शन 1, और हमने जो है इसकी इंटरप्रिटेशन क्लास पढ़ी। इसमें प्रोपोजल हो गया, प्रॉमिस, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, वाइड एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें जो भी कन्फ्यूजन हो आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके आंसर्स कर दूँगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और इसके जो बाकी सेक्शंस हैं वो कोशिश करूँगा कि
ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके क्लियर करा लूँ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।